अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है जो कि है मैक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब ये है कि जैसे आपने पिछली तीन चैप्टर जो 18, 19 और 20 चैप्टर थे वो थे रिगार्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पेसिफिक हीट हो गई, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गए, हीट इंजन हो गए और मोलर स्पेसिफिक हीट्स वगैरह। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने स्टडी की हैं, प्रेशर पढ़ा है, आरएमएस वैल्यूज़ पढ़ी हैं। अब हम थोड़ा जाएंगे स्टैटिस्टिकल व्यू, क्योंकि जब भी हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो हम बात कर रहे होते हैं वेरी एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब ये होता है कि आप एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हो, और जब आप एटॉमिक लेवल पे चले जाते हो तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि मैं एक एटम को स्टडी करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक एटम को पढ़ने की बजाय मैं नंबर ऑफ़ एटम्स की बात करती हूँ। तो जब हमारा डाटा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो स्टैटिस्टिक्स जो होती, जो आप लोगों ने स्टैट्स का एक चैप्टर पढ़ा होगा, एक या दो अपने एफएससी में भी, तो उसमें अगर नहीं पढ़ा होगा तो वैसे मैं आपको बता भी देती हूँ कि स्टैट्स में हम नंबर ऑफ़ डाटा ज़्यादा हो जाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में स्टैटिस्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट होती है। तो अब स्टैट्स की तरफ हमने थोड़ा जाना है। उससे पहले हम कुछ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स क्या चीज़ होती हैं। जैसे आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में, पिछले चैप्टर्स में आप लोग पढ़ते रहे हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, जो क्या थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर थे। अब हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। बेसिकली जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है किसी भी बॉडी का, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है उसके मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स पे, और विदाउट एनी रेफरेंस टू द इंडिविजुअल सब एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और उसके बाद ये कि अगर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन उसकी हम देखें तो वो हमारे पास उसकी डिटेल में अगर मैं जाऊँ तो उसके कंटेंट्स को हम स्टडी करें तो उसकी बाउंड्रीज़ और उसकी इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। और ये डिपेंड करता है दो, अगर सिस्टम मेरे पास ओपन है या क्लोज है, दोनों केसेस में, तो उसके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट ये कि थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स होते हैं जो कि किसी भी सिस्टम की मैक्रो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और मैक्रो स्टेट क्या होती है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, बेसिकली द मैक्रो स्टेट ऑफ सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ relatively स्मॉल नंबर ऑफ स्टेट्स वेरिएबल। तो वो जो जितने कम नंबर ऑफ़ स्टेट वेरिएबल्स होंगे वो उसकी मैक्रो स्टेट को बताएंगे। ये थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इस चैप्टर के में डिटेल में जाने से पहले। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल अगर माइक्रो स्टेट ऑफ सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम हम स्पेसिफाई करें, कम्प्लीटली जो स्पेसिफाई कर रहे होते हैं तो वो हम किससे कर रहे होते हैं, उसकी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ से। अब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, जैसे कि हमारे पास का प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारी उसकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हो गई। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आ जाती है वो उसकी इंटरनल एनर्जी हो जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। और द सेंट्रल प्रॉब्लम थर्मोडायनेमिक जो है हमारे पास वो क्या है, उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव करना, कि हाँ हमारा जो सिस्टम है कब इक्विलिब्रियम कंडीशन को रीच करता है। और ऑन अ सिस्टम एंड चार्ज द एक्सटर्नल वेरिएबल्स आर डिटर्मिन्ड बाय द नेचर ऑफ द सिस्टम। और ये जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं ये किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, सिस्टम की नेचर के ऊपर और उसकी बाउंड्री के ऊपर। और जो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं वो हमारे पास कौन स्पेसिफाई कर रहा होता है, वो वॉल्यूम स्पेसिफाई कर रहा होता है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, और साथ साथ इंटरनल एनर्जी स्पेसिफाई कर रहा होता है। ठीक है, अब आपने जो चीज़ नोट करनी है वो क्या है, एक हमारे पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, दूसरे हमारे पास थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के साथ अभी तक हम देखते रहे हैं, काम करते रहे हैं, लेकिन अब हमने पोटेंशियल्स की तरफ जाना है। बेसिकली जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स होते हैं वो इन्हीं वेरिएबल्स का फंक्शन होते हैं। जो वेरिएबल्स डिपेंड कर रहे होते थे, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं हमें किसी थर्मोडायनेमिक स्टेट को, उसके प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर की वजह से, अब वही थर्मोडायनेमिक जो सिस्टम है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करेंगे, उनके जो फंक्शंस होंगे वो हमें रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स के बारे में। ठीक हो गया।
तो अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सामने मैंने लैपटॉप पे खोला हुआ ये एक चैप्टर है। अब हमने चैप्टर नंबर 16 पढ़ना है ब्लेंडल की बुक का। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये लास्ट चैप्टर है हमारा और बस हमारे पास ऑलमोस्ट 2 to 3 लेक्चर्स हम लेंगे तो इंशाल्लाह हमारा कोर्स कवर हो जाएगा। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम को हम कम्प्लीटली मैंने बताया डिस्क्राइब कर रहे होते हैं किससे, प्रेशर से, वॉल्यूम से और टेम्परेचर से। और अगर मैं उस स्टेट को इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो मैं उसको कैसे लिख सकती हूँ, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ज़ीरो के इक्वल क्यों करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि वो हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम को अचीव कर जाए। ठीक हो गया। अब थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स बेसिकली क्या है। thermodynamic potentials are the state functions, ठीक है, that together with the corresponding of equation of state describe the equilibrium behavior of the system। अब दो चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी, एक तो स्टेट फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा, दूसरा आपने इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ा। अब इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या चीज़ होती है। इक्वेशन ऑफ स्टेट में बेसिकली थर्मल पोटेंशियल्स आ जाते हैं जिसे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल में बोल रही हूँ, साथ इक्वेशन ऑफ स्टेट। जब ये दोनों मिलते हैं तो मिल के ये एक सिस्टम बनाते हैं और वो सिस्टम इक्विलिब्रियम बिहेवियर शो कर रहा होता है। ठीक है। अब फंक्शन किस किस का है, प्रेशर का है, वॉल्यूम का है, टेम्परेचर का है। ठीक है। और इसको मैंने क्या कहा है कि किसके इक्वल होना चाहिए, ज़ीरो का, अगर वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है सिस्टम। और नेचुरल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, नेचुरल, ये एक और डेफिनेशन है विच इज़ द नेचुरल वेरिएबल्स। दीज आर द वेरिएबल्स दैट अलाउज to compute other state functions by partial differentiation of these particles। ठीक है। और it is used when a function is in terms of one or other variables। तो जो नेचुरल वेरिएबल्स होते हैं बेसिकली वो हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं किसी फर्दर आगे से थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल के। ये जो मैंने अभी आपको शो कर रही हूँ सामने, ये अभी इसकी डिटेल में हम जाते हैं कि ये क्या है। मैं अभी थोड़ी सी आपको डेफिनेशंस के बारे में बता रही हूँ। अच्छा, अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ कि यहाँ पे आप देखें, ये हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स होते हैं और ये सारे स्टेट वेरिएबल्स में आते हैं। जो बाकी होते हैं हमारे पास उनको हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं स्टेट वेरिएबल्स को किस किस में, एंट्रोपी में, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इंटरनल एनर्जी यू जिससे भी हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। आप ये देखेंगे सब एनर्जी की टर्म्स हैं। ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी ये भी हम फाइंड आउट करेंगे। इंथैल्पी ये भी हम देखेंगे क्या होता है सबसे पहले, बल्कि इंथैल्पी ही हम शायद देखेंगे इंटरनल एनर्जी के बाद। और जो हमारे पास नेचुरल वेरिएबल्स हो रहे होते हैं इसमें हम कह रहे होते हैं कि ऑल आर कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑफ द नेचुरल वेरिएबल्स। अब नेचुरल वेरिएबल्स कौन से होते हैं भाई, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ठीक है। कैसे, अब ये नीचे यहाँ पे देखें कि जो एंट्रोपी है वो किसका फंक्शन है, वॉल्यूम का, इंटरनल एनर्जी का और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का। एंथैल्पी किसका फंक्शन है, फंक्शन होने का क्या मतलब है कि ये किन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। ये एंथैल्पी डिपेंड करता है एंट्रोपी एस पे, प्रेशर पी पे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स एन पे। और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एफ है, ये किस पे रिप्रेजेंट कर रही है, ये टेम्परेचर टी, वॉल्यूम वी एंड नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। इसका गिव्स फ्री एनर्जी है, ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, प्रेशर पे डिपेंड कर रही है एंड नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर। इसी तरीके से इंटरनल एनर्जी जो होती है ये किस पे डिपेंड करती है, ये सारे के सारे हमारे पास थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं और ये डिपेंड करते हैं नेचुरल वेरिएबल्स। और नेचुरल वेरिएबल्स आप लोग देख रहे हैं कौन से होते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स की, तो हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स होते हैं, सॉरी आज मैं गलती से यूनिवर्सिटी आ गई हूँ तो इसलिए ना मेरा ऑफिस खुला हुआ है, लेकिन मैं लेक्चर मिस नहीं करना चाहती थी तो इसलिए मैंने कहा जैसे हो सकता है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। thermodynamic potential basically क्या है, as we studied that the internal energy of a system is a state function means it does not depend on the root। ये बात हमें पता है कि रूट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं बल्कि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। ऐसे ही है ना, जो भी जितने भी हमारे पास स्टेट फंक्शंस और हमने इसको प्रूव भी किया था। नाउ वी कैन मेक नंबर ऑफ़ अदर स्टेट फंक्शन सिंपली एडिंग टू यू। अब यही स्टेट फंक्शंस इंक्रीज़ हो सकते हैं। कैसे इंक्रीज़ हो सकते हैं, इसी यू जो एनर्जी के अंदर है हम बाकी एनर्जीज़ को भी ऐड करना शुरू कर दें तो वो हमारे पास अदर स्टेट फंक्शंस आना शुरू हो जाएंगे। अब ये हमारे पास जो फंक्शंस हैं, दीज न्यू फंक्शंस ऑफ स्टेट आर कॉल्ड
थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। और जब ये जो न्यू हम फंक्शंस ऐड करेंगे इंटरनल एनर्जी, क्योंकि मैंने क्या कहा है ये सब के सब यहाँ पे देखें ये सब क्या एनर्जीज़ ही हैं, एनर्जी में ऐड होती है ना। और जब ये एनर्जीज ऐड होना शुरू हो जाएंगी तो वो न्यू सिस्टम को, न्यू स्टेट फंक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगी। और जो न्यू स्टेट फंक्शंस होंगे वो हम फिर थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स का नाम देना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। सबसे पहली चीज़ आ जाएगी इंटरनल एनर्जी, जो कि मैंने अभी आपको लैपटॉप पे भी दिखाया था। ये थोड़ा सा मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट वी डिराइव्ड, जो कि हमने पिछले चैप्टर्स में भी डिराइव की हुई है, वो कौन कौन सी है? डी यू इज़ इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी। अब ये कहाँ से आया था? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का एंट्रोपी वाला रिलेशन है। जब आप लोगों ने इरिवर्सिबल फंक्शन लिया था तो उसमें ये डी क्यू जो होता था ये टी डी एस बन जाता था। ठीक है, याद है? एंट्रोपी डी एस क्या होते थे? डी क्यू ओवर टी होता था। तो डी क्यू क्या हो जाता है? टी डी एस हो जाता था। उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी थी। तो दिस इक्वेशन शोज दैट द नेचुरल वेरिएबल्स टू डिस्क्राइब यू एंड यू आर एस एंड वी। ठीक है, तो ये यू जो है किस पर डिपेंड कर रहा है? एस और वी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है इंटरनल एनर्जी, लेकिन फंक्शन है किसका? एंट्रोपी का और वॉल्यूम का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी यही बात की थी कि एंट्रोपी जो है मेरे पास किसका फंक्शन है? वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी का। तो इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होगा फिर? एंट्रोपी का और वॉल्यूम का। और मैंने टेम्परेचर क्यों नहीं कहा, प्रेशर क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये दो मेरे पास क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को लिख कह सकती हूँ कि जो चीज़ें चेंज हो रही हैं जिसका डिफरेंशियल लगा हुआ है, ये मेरे इस फंक्शन है इसका। और नेचुरल वेरिएबल्स कौन से हैं? ये जो वेरिएबल्स हैं इनको हम नेचुरल वेरिएबल्स कह रहे हैं। दीज आर डिफाइंड एज कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स विद एन एक्सट्रीमम एंड मिनिमम, बिकॉज इनका रूट पे तो डिपेंड करता नहीं है। In above, if S and V are held constant, the du is equals to 0, which is same as saying that V is equals to constant. अच्छा, अब आगे ऊपर हमने देखा है कि हमारे पास जो S और V है वो कांस्टेंट है। अगर हम उनको कांस्टेंट रखेंगे तो इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी। सिंपल, ठीक है ना? जाहिर सी बात है, डिफरेंशियल हैं दोनों में चेंज कांस्टेंट, तो ये चीज़ 0, तो 0 माइनस 0 इंटरनल एनर्जी मेरे पास क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि मेरे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, इफ़ वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वो मेरे पास क्या बनेगा? डी यू इज़ इक्वल्स टू टी डी एस, और ये मेरे पास क्या आ गया? वॉल्यूम कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट होता, आपको पता है वो पी डी वी वाला जो पोर्शन होता है वो डी वी कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाता है। और यहाँ से मैं टेम्परेचर की वैल्यू निकाल लूँगी डी यू बाई डी एस, और यहाँ से मेरे पास वी आ जाएगा। एंड सिमिलरली इफ़ एंट्रोपी इज़ कांस्टेंट, और जब एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगी, तो फिर मेरे पास ये वाली टर्म जो डी एस वाली है ये ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे पास जो रिलेशन बनेगा वो P इज़ इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी वी बन जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ रही है कि इक्वेशन यही वाली है। पहले में आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो डी यू बाई डी एस हमारे पास बन गया था टेम्परेचर, डी यू बाई डी एस इज़ इक्वल्स टू टी, और ये 0, ये देखें। ठीक है, डी यू बाई डी एस इज इक्वल पार्शियल, मतलब पार्शियल का मतलब होता है कि इसके पास अभी और भी किसी और वेरिएबल पर भी ये डिपेंड कर सकता है। ठीक है, वो जाहिर सी बात है, जिसको अगर हम कांस्टेंट करके 0 कर रहे हैं उसको अगर मैं ना करती तो उस पर भी तो डिपेंड कर रहा था ना। अब प्रेशर के लिए जब मैंने उसको दूसरे को इसको मैंने एंट्रोपी को कांस्टेंट कर दिया तो मेरे पास P ये वाली चीज़ बच जाएगी। तो मेरे पास प्रेशर जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ऑफ डी यू ओवर डी वी। ठीक है, एट कांस्टेंट एंट्रोपी। अब आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक जिसमें हम वॉल्यूम को क्या कर रहे होते हैं? कांस्टेंट कर रहे होते हैं। और एक तो आइसोकोरिक प्रोसेस में ये भी बात होती है कि ये रिवर्सिबल के लिए भी हम बात करें। रिवर्सिबल करेंगे तो एंट्रोपी खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती है। एंट्रोपी मैंने आपको पहले ही बताया था इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिर्फ एग्जिस्ट करती है। तो जब एंट्रोपी ख़त्म हो जाएगी तो उसका क्या मतलब है? वो जो क्यू की जगह आप टी डी एस लिख रहे थे वहाँ क्यू की जगह आप क्यू ही लिखेंगे, तभी वो आपके पास यानी ये डी यू इक्वल टू टी डी एस की बजाय यहाँ पे क्यू की टर्म आ जाएगी वापस, एंट्रोपी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें फॉर रिवर्सेबल। और जो ये होती है स्पेसिफिक हीट में हमने इसको पढ़ा हुआ है, क्यू इक्वल टू किसके इक्वल होता है? एन सी वी डी टी के इक्वल होता है। और ये जो डी यू है ये मेरे पास क्या है? जाहिर सी बात है, हमने क्या कहा है कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, तो हमने लिमिट लगा दी कि टेम्परेचर जहाँ से भी जहाँ राइज़ करेगा इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो ये उसकी हमने लिख दिया और हमने कहा दिस इज़ द ओनली ट्रू, ये सब
सिर्फ तब ट्रू है जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें। ये देखें कांस्टेंट वॉल्यूम की मैं बात कर रही हूँ, और यहाँ पे आपने देख ली रिवर्सिबल की भी बात कर रही है। वी वुड लाइक टू बी एबल टू एंटर दिस सिस्टम हेल्ड कांस्टेंट प्रेशर एंड दिस कैन बी अचीव यूजिंग थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कॉल एंथैल्पी। ये होती है एंथैल्पी। ये सब कब अचीव हम कर सकते हैं? जब हम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एंथैल्पी की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है कि 3 थर्मोडायनेमिक एनर्जीज़ जो होती हैं हमारे पास कहाँ कहाँ पे आपने पढ़ी है। एक आपने पढ़ी है इंटरनल एनर्जी, जो कि कहाँ से आती है? कम्स फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और वो किस पे डिपेंड कर रही होती है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स पे। जो सेकंड है वो हमारे पास क्या है? एंथैल्पी है, और जो किस पे डिपेंड कर रही होती है? इंटरनल एनर्जी पे। इट इज़ कन्वीनियंट फॉर द कांस्टेंट प्रेशर कॉमन इन केमिस्ट्री, जो कि हम केमिस्ट्री में हम ज़्यादातर इसकी बात करते हैं एंथैल्पी की, और ज़्यादा कॉमन है वहाँ पे। लेकिन ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी भी है, तो इसलिए हम इसको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच इज़ इक्वल्स टू क्यू पी के। अभी मैं आपको आगे जाके बताऊँगी कि क्यू पी क्या चीज़ है। हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर, इस क्यू पी को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्ब हीट होती है कांस्टेंट प्रेशर पे। एंथैल्पी बेसिकली क्या है? इज़ द इंटरनल एनर्जी मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। एंथैल्पी भी एक एनर्जी ही है, और उससे वो कौन सी वाली एनर्जी है? इंटरनल एनर्जी ही है, और ये कब मेजर हो रही होती है? जब टेम्परेचर आपका प्रेशर आपका कांस्टेंट होता है। तो ये एंथैल्पी की डेफिनेशन है। दूसरी गिब्स फ्री एनर्जी की बात करूँ हमने, यानी जो थर्ड एनर्जी, एक इंटरनल एनर्जी, दूसरी एंथैल्पी, थर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है हमारे पास? इट कम्स फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम क्या कहते हैं कि जो आपके पास एंट्रोपी है यूनिवर्स की वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और हमारे पास जो डेल जी बेसिकली क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी में जो चेंज है। डेल जी पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ केमिकल चेंज, यानी किस डायरेक्शन में केमिकल चेंज टेक प्लेस हो रहा है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये बड़ी डिटेल में हमने आगे जाके आपको पढ़नी है। अभी मैं आपको जस्ट उसके इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ताकि आपका एक बैकग्राउंड बनता जाए कि क्या है ये एंथैल्पी, क्या है ये इंटरनल एनर्जी, और क्या है ये गिब्स फ्री एनर्जी। ये आपके पास सारे क्या हैं? इलेक्ट्रो नहीं, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं। ठीक है, और इन थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स को हम यूज़ करेंगे, इनको फाइंड आउट करेंगे, इनकी इक्वेशंस निकालेंगे, और हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के थर्मोडायनेमिक्स और वेरिएबल्स मिलते हैं इन थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स को स्टडी करने से। तो डेल जी अगर लेस है ज़ीरो से, तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रहा है, जो भी एनर्जी में ट्रांसफ़र हो रहा है। और डेल जी ज़ीरो है तो इसका मतलब है सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो कोई एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा। और डेल जी अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो है, डेल जी इज़ अ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, गिब्स जाहिर सी बात है वो साइंटिस्ट का नाम है। फ्री एनर्जी इसको क्यों कहते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको इस डिटेल में बताऊंगी जब हम इसका टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और नॉट स्पॉन्टेनियस फॉरवर्ड एंड स्पॉन्टेनियस इन रिटर्न, ये होता है डेल जी जब ग्रेटर दैन ज़ीरो हो। ठीक हो गया? तो ये आपके पास उसके लिए नेक्स्ट हमारे पास है थोड़ी सी एनोलॉजी हम पढ़ेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में और थर्मोडायनेमिक्स में। तो पोटेंशियल हमारे पास के क्लासिकल मैकेनिक्स में पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं V इज़ इक्वल्स वी एक्स वाई जी से। यानी कि वो जो आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप मैकेनिक्स पढ़ते थे तो उसमें आप लोगों ने पोटेंशियल्स किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ती थी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल के, यानी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अर्थ, वो वाला। तो वो उसमें वो पोटेंशियल किस पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है? पोजीशंस पे डिपेंड कर रहा होता है। एक्स में है वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ, वाई में है या जी में है। लेकिन थर्मोडायनेमिक जो पोटेंशियल होता है, जैसे कि सबसे पहले क्या इंटरनल एनर्जी, ये डिपेंड कर रहा होता है एक्स वाई जी पे नहीं, बल्कि किस पे? एंट्रोपी पे, स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, ये स्टेट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा होता है, एंट्रोपी पे, वॉल्यूम पे और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे। इसी तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स वाई जी होते हैं। यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक्स में वेरिएबल्स होते हैं वो एंट्रोपी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं? एफ एक्स इज़ इक्वल्स टू, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है फंक्शन हमारे पास। थर्मोडायनेमिक्स में क्लासिकल मैकेनिक्स में तो हमारे पास होता है कि ये पोटेंशियल में चेंज आ रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है? वो फोर्स रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये चीज़ आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी होगी।
अगर दिस इज़ द एफ एक्स हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना क्लासिकल मैकेनिक्स, मतलब ये जो एफ़ है ये डिपेंड कर रहा है किस पे, पोटेंशियल पे, और किस पे, मतलब चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, कौन एफ फोर्स, ठीक है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स की बात है। लेकिन अगर मैं इसकी थर्मोडायनेमिक्स की बात करूँ तो इसमें मैक्सवेल रिलेशन हम आगे जाके डिराइव करेंगे, 4 फार्मूलाज होते हैं बड़े ज़बरदस्त है, तो वो हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे इन थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब डिसएडवांटेज जो है हमारे पास यूज़ करने का किसको, एंट्रोपी को, सॉरी इंटरनल एनर्जी को एज ए फंक्शन ऑफ एस वी एंड एन एज ए थर्मोडायनेमिक फंक्शन इज़ दैट द नेचुरल वेरिएबल एस इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल इन द लैब। ये नेचुरल वेरिएबल्स हम लैब में ना तो कंट्रोल कर सकते हैं ना ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, बस ये अनकंट्रोलेबल होते हैं हमारे पास, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है। तो थर्मल में थर्मली अगर मैं देखा जाऊँ इन थर्मोडायनेमिक्स में, तो जो एंट्रोपी होती है वो हमारे पास एक्सटेंसिव वेरिएबल होता है, जबकि टेम्परेचर जो होता है हमारे पास इंटेंसिव वेरिएबल होता है। अब जाहिर सी पता है एंट्रोपी जो हो रही होती है किसी सराउंडिंग की इंक्रीज़ हो रही होती है ना, लेकिन जो टेम्परेचर होता है वो तो इंटरनली उस सिस्टम का इंक्रीज़ हो रहा होता है। और इस तरीके से मैकेनिकली अगर मैं बात करूँ तो मैकेनिकली यानी मैकेनिक्स में हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो एक्सटेंसिव हो रहा होता है, मतलब एक्सटेंसिवली वॉल्यूम इंक्रीज़ होना, जो एक्सटेंसिव का मतलब होता है जो ज़ाहिरी तौर पे चीज़ आपको होती हुई नज़र आ रही है। और इंटरनली मतलब इंटेंसिव क्या हो रहा होता है, प्रेशर उसका, यानी प्रेशर इंटरनली इंक्रीज़ हो रहा है जिसकी वजह से वॉल्यूम आपको इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आता है। प्रेशर तो आपको इंक्रीज़ होता हुआ नज़र नहीं आता, तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव में बेसिकली डिफरेंस यही है, जो चीज़ जो आपको अपेरेंटली नज़र ना आए वो इंटेंसिव होती है प्रॉपर्टी उसकी, और जो अपेरेंटली नज़र आ जाए वो उसकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। और हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस हैं, बेसिकली 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं इन वेरिएबल्स के। इंटेंसिव एक्सटेंसिव की बात करें तो इंटेंसिव में हमारे पास जो प्रेशर है वो आगे से फर्दर रिलेट करता है इंथैल्पी के साथ, कैसे कि इंथैल्पी इज़ ए फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड प्रेशर। और इस तरीके से यही प्रेशर इंटेंसिवली गिब्स इंथैल्पी में भी कर रहा होता है, कैसे कि वो हमारे पास गिब्स में भी वो एज स्टेट फंक्शन होता है, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी भी डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर और प्रेशर किस पे, ये एंट्रोपी प्रेशर के साथ, ये यहाँ टेम्परेचर प्रेशर के साथ, और इन दोनों में जो प्रेशर है वो क्या है, इंटेंसिव है। समझ आई इस बात की। इस तरीके से अगर मैं बात करूँ एस की बात करूँ एंट्रोपी की, तो एंट्रोपी क्या है, मेरे पास एक्सटेंसिव वेरिएबल है, ठीक है, यानी कि इसी इंथैल्पी के लिए यहाँ पे देखो एक्सटेंसिव हो जाएगा। मतलब आप देखो यही जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होते हैं एट ए टाइम ये इंटेंसिव भी हैं, एट ए टाइम इंटेंसिव वेरिएबल पे भी डिपेंड करें, एक्सटेंसिव पे भी करें, सॉरी एक्सटेंसिव पे भी करें, इंटेंसिव पे भी करें। तो यहाँ पे जो एंट्रोपी है वो एक्सटेंसिव बिहेवियर शो करेगी। और इसी तरीके से इंटरनल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, एंट्रोपी वॉल्यूम, तो यहाँ पे भी जो एंट्रोपी का रोल होगा एज ए एक्सटेंसिव वेरिएबल होगा, ठीक है। अब मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम बेसिकली क्या है, वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी के लिए एक किस तरह से बिहेव करेगा, एक्सटेंसिव बिहेवियर करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से फ्री एनर्जी के लिए भी हमारे पास एक्सटेंसिव होगा, जबकि टेम्परेचर उसके लिए क्या होगा, इंटेंसिव होगा फ्री एनर्जी के लिए। और इस तरीके से टेम्परेचर, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी क्या है मेरे पास, यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्रेशर क्या था, एक्सटेंसिव था, तो यहाँ टेम्परेचर क्या, इंटेंसिव है। और इस तरीके से फ्री एनर्जी के लिए भी हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो उसका इंटेंसिव होगा और वॉल्यूम जो होगा उसका एक्सटेंसिव होगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। आई होप आपको कुछ समझ आ जाए, बिकॉज़ मैं लेक्चर मिस नहीं करना चाह रही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में तो आपका क्विज़ होगा, फिर एक और लेक्चर मैं अपलोड ज़रूर करूँगी ताकि हमारा जल्द से जल्द लेक्चर्स ख़त्म हो और हम क्विज़ और असाइनमेंट्स की तरफ जाएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।